अब हम इसमें एसी चैप्टर जो एसी चल रहा था हमारा, उसमें हम एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स पर आ चुके हैं। हम एसी सर्किट्स का डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब करेंगे उनको। अब हर एसी सर्किट को डिस्क्राइब करने के 6 पॉइंट्स होंगे हमारे पास। ये 6 पॉइंट आप नोट आउट कर लेना और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम पूरे जो एक एक पॉइंट हम लेंगे उसको डिस्क्राइब करेंगे। पहला फर्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, फेज डिफरेंस। ग्राफ बनाएंगे हम, इसमें 2 ग्राफ बनते हैं, 4 पॉइंट पर और एक 6 पॉइंट पर, और 5th नंबर पर आपका आएगा फेजर डायग्राम। तो इन सभी पॉइंट्स को हम फॉलो करते हुए हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। अब जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उस सर्किट की जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो, एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल क्या हो, रेजिस्टेंस। देखो ये रेजिस्टेंस है और इसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। अब ये एसी क्या है, जो हमने ईएमआई चैप्टर पढ़ा था इसके पहले वाला, उसमें हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। तो एसी जनरेटर से जो करंट हमने बनाई थी, जो ईएमएफ हमने बनाया था, वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। तो उसी को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला था, ये आप देख सकते हो पिछले वाले टॉपिक्स में जाके। जो इंड्यूस करंट हमें मिलती है कॉइल को घुमाने पर वो ये थी, और जो इंड्यूस ईएमएफ हमें मिला था वो ये था। बस हमें डिफरेंस ये है कि अब हम यहाँ पे इसको V कर देंगे, इसको V नॉट कर देंगे। अब ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगी, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, तो है वही जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट हमें पिछले चैप्टर में हमने बनाई थी एसी जनरेटर में, तो ये वही होता है नेचर वाइज, और इसको हम इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलेंगे। अब जैसे इसका सबसे पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है ये फिक्स होता है, चाहे आप कोई सा भी केस पढ़ो, पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला आपको हमेशा यही लिखना है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है V = V नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फिक्स फॉर्मूला है। ये हर केस में भी, कोई भी केस हो, अभी जैसे फर्स्ट केस है उसमें भी ये रहेगा, सेकंड केस में भी ये रहेगा, थर्ड में भी ये रहेगा, ये फिक्स है। तो फर्स्ट वाला काम तो आपको कांस्टेंट रखना है, हमेशा यही लिखना है V = V नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद अब हम निकालेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो करंट इस कंडीशन में कैसे निकलेगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = क्या होता है, V/R। यहाँ V की वैल्यू डाल देंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R, और यहाँ पे V नॉट अपॉन R को हम I नॉट लिख देंगे। V नॉट अपॉन R को हम क्या लिख देंगे, I नॉट, जो कि पीक वैल्यू हो जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये हो जाएगी हमारी I नॉट। तो यहाँ V नॉट अपॉन R को अगर हम I नॉट लिखते हैं तो I = कितना आ जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग करंट निकालने का इस वाले पॉइंट का तरीका है। तो फर्स्ट पॉइंट तो सब में कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, लेकिन करंट निकालने के लिए हमें हर पॉइंट में अलग अलग सिचुएशन को फॉलो करना पड़ता है। अभी हमने ओम्स लॉ को यूज करके अल्टरनेटिंग करंट को इस तरीके से निकाला। यहाँ पर V नॉट अपॉन R हमारे पास मैक्सिमम करंट आती है, जिसको पीक वैल्यू बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो V नॉट अपॉन R की जगह अगर हम I नॉट लगा देते हैं तो I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला आ जाता है। 2 काम हो गए। थर्ड में हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ। अब हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं वो समझेंगे हम पहले। देखो ध्यान से, तो फेज डिफरेंस क्या होता है वो समझना। फेज डिफरेंस हम निकालने वाले हैं बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक तरफ तो हम फर्स्ट नंबर पे तो हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेंगे, एंड अल्टरनेटिंग करंट। इन दोनों के बीच में ही हमेशा हमें फेज डिफरेंस निकालना पड़ता है। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो समझो। साइन के साथ जो वैल्यू है, जो साइन के साथ वैल्यू है, ये फेज कहलाता है। ये फेज है, ये किसका फेज है, वोल्टेज का, और करंट का फेज है ये करंट का, ये भी फेज है, लेकिन किसका, करंट का। तो दोनों का फेज डिफरेंस यानी ओमेगा टी तो वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज हो गया, माइनस अल्टरनेटिंग करंट का फेज। दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0। मतलब कि हमें ये मिल गया कि दोनों में फेज डिफरेंस 0 है। क्लियर हो गया।
तो थर्ड काम भी हमारा हो गया फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालने के लिए साइन के साथ जो भी वैल्यू आए उनको माइनस कर देना है। एक वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज की होगी और एक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की होगी। इन वैल्यूज को आप अगर माइनस कर देते हो तो फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हो। तीसरा हो गया, फोर्थ नंबर पे आता है ग्राफ। तो ग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, इनको आप अपनी कॉपी में बना लेना। ये ग्राफ आपको इस चैप्टर में बहुत मदद करेंगे। अगर साइन थीटा का आपको ग्राफ बनाना होता है तो बच्चों वो ऐसे बनता है। अगर माइनस साइन थीटा का आपको ग्राफ बनाना होता है तो वो बच्चों ऐसे बनता है। देखो इसमें पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसमें पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो साइन का ऐसा, माइनस साइन का ऐसा। अगर कॉस थीटा का ग्राफ आपको बनाना है तो वो ऐसे बनता है। और अगर माइनस कॉस थीटा कहीं पे आ रहा है किसी इक्वेशन में तो फिर वो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होकर मैक्सिमम से ऐसे जाता है। अगर ये चार ग्राफ आप समझ लोगे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये भी आपको कॉपी में नोट करना है, ये सारे ग्राफ भी आपको कॉपी में नोट करने हैं। इन ग्राफ से ही अकॉर्डिंग ही हम इस चैप्टर के सारे ग्राफ बनाएंगे। जैसे अभी हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V0 sin ओमेगा टी, और करंट का फॉर्मूला क्या है, I = I0 sin ओमेगा टी। तो दोनों में साइन आ रहा है, इसमें भी साइन आ रहा है और इसमें भी साइन। दोनों इक्वेशन के अंदर हमें साइन थीटा मिल रहा है। तो साइन थीटा के ग्राफ ही, अगर हम V का ग्राफ बनाएंगे वो भी साइन थीटा जैसा ही बनेगा, साइन थीटा पे डिपेंड है V इसलिए। और करंट का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी साइन थीटा के जैसा ही ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें वो ग्राफ ऐसे का ऐसा ही मिलना चाहिए। अब ऐसा ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सिस पे तो इस एक्सिस पे तो हम टाइम लेंगे और इस एक्सिस पर हम V यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और या फिर हम अल्टरनेटिंग करंट, दोनों का ग्राफ एक साथ बनाने वाला हूं मैं। तो यहाँ पर पहले मैं V का ग्राफ बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं I का ग्राफ बनाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि टाइम पीरियड 0 से स्टार्ट होता है और हम इसको पूरा एक साइकिल T तक मान लेते हैं। पूरा एक साइकिल हो रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो अब इसको पहले हाफ कर दो, T/2 हो जाएगा। ये हो गया T/2। फिर इसको भी हाफ करोगे तो ये हो जाएगा आपका T/4। और इधर पर अगर एक लगाओगे तो ये 3T/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3T/4। तो ये टोटल जो T था इसको एक्चुअली 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। 0, T/4, T/2 और 3T/4 और T। ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ऐसा ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट और चाहिए, पीक पॉइंट, एक इधर और एक इधर। ये पीक पॉइंट, पहले मैं वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूं इसलिए ये पीक पॉइंट है, पीक वैल्यू है वोल्टेज की। और इधर पर पीक वैल्यू ये भी वोल्टेज की, लेकिन नेगेटिव में, पॉजिटिव में V0 और नेगेटिव में V0। अब मैं इनको मिला दूंगा। मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन से नहीं आएगा, क्योंकि साइन थीटा के ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। ऐसे मत मिला देना इसको, ऐसे 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 मत मिला देना, ये स्ट्रेट लाइन में गलत हो जाता है। कर्व लेके आपको ये ग्राफ बनाना होता है क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ कर्व में ही बनते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से गोलाई में लेते हुए और फिर ऐसे बनाना है। तो ये तो V का ग्राफ हो गया। अब अगर I का बनाएंगे तो I का ग्राफ भी एज इट इज बनेगा, क्योंकि I के फॉर्मूले में भी साइन थीटा आ रहा है। तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे का ऐसा बनेगा, लेकिन उसकी जो पीक वैल्यू है उसको थोड़ा हमें कम रखना पड़ेगा। बाकी ऐसा ही ग्राफ सेम बनेगा। जो I की पीक वैल्यू है ये V0 से थोड़ा सा I0 थोड़ा कम होता है। उसका रीजन अभी आपको बता दूंगा मैं। ये -I0 ये कम इसलिए होता है क्योंकि I0 क्या होता है, V0/R। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो V0 जो भी होगा उसमें R को डिवाइड करोगे तब I0 आएगा। जैसे V0 5 है सपोज करो और R है 2, तो I0 कितना होगा, 2.5 होगा। तो V0 हमेशा बड़ा होगा और I0 हमेशा छोटा होगा। तो इसलिए I0 को हमें थोड़ा सा कम बनाना है और V0 को हमें ज्यादा बनाना है। दोनों ग्राफ साइन थीटा के बनेंगे। तो इस तरीके से इन ग्राफों के अकॉर्डिंग हमें जो भी रिलेशन मिलेगा, अगर साइन थीटा मिला तो हमने साइन थीटा के ग्राफ बना दिए, अगर माइनस कॉस थीटा मिलेगा तो ऐसा ग्राफ बना देंगे। तो वो इक्वेशन हमें अपने आप मिल जाती हैं और उन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। हमारा फोर्थ काम भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस ग्राफ को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। ये दोनों ही साइन थीटा के ग्राफ यहाँ पर मैंने V का भी बनाया है और I का भी बनाया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, देखो 5th पॉइंट, फेजर डायग्राम। अब हमें फेजर डायग्राम बनाना है। तो फेजर डायग्राम में क्या क्या होता है, कैसे बनता है,
इसे आप ध्यान से समझ लो। ये आपने ग्राफ उतार ही लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब फेजर डायग्राम में आपको बनाना यहाँ पर सिखाने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि ये होता क्या है। देखो फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम बच्चों एक्चुअली होता क्या है, इसमें दो चीजों को शो किया जाता है। फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हमें दो बातों को शो करना पड़ता है। एक तो पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। फर्स्ट पॉइंट, इस वाले डायग्राम के अंदर हम पीक वैल्यूज को शो करेंगे। किस किस की पीक वैल्यू? अल्टरनेटिंग वोल्टेज की और अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होती है? V0 और अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है? I0। तो इनको शो करना है। सेकंड, हमें फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, अल्टरनेटिंग वोल्टेज में और अल्टरनेटिंग करंट में कितना फेज डिफरेंस है वो भी ये डायग्राम हमें बताता है। अभी वो फेज डिफरेंस हमें मिल रहा है 0 डिग्री। अभी हमने फेज डिफरेंस निकाला था थर्ड पॉइंट पे, तो हमें क्या मिला था? 0 मिला था। तो अभी तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन आगे वाली कंडीशंस में फेज डिफरेंस हमें मिलता है, तो उसको भी हमें इस डायग्राम में शो करना पड़ेगा। अब ये डायग्राम कैसे बनता है वो समझो। इसमें पहले आप इस तरीके से एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है आपके पास उसकी पीक वैल्यू बनाओ। ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू है इसको बनाओ, ये V0, ठीक है। इसको बनाने के बाद आप I0 बनाओ। I0 भी इसी लाइन के ऊपर बनाओ क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? 0। अगर दोनों का फेज डिफरेंस 0 है तो दोनों को एक ही जगह पर हमें बनाना पड़ेगा। और यहां पर ये एंगल जो इनके एक फॉर्मूले में आता है, V0 sin ओमेगा टी, I = I0 sin ओमेगा टी, तो दोनों की फेज सेम है। मतलब t समय के बाद ये भी जहां होगा वहां पर भी ये वहां पर ही करंट होगी। तो करंट और वोल्टेज सेम तरीके से चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि इनका फेज डिफरेंस 0 है। तो ये यहाँ पर वो एंगल बना दो ओमेगा टी जो साइन के साथ यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है V0 और I0 साथ साथ रोटेट होंगे। अब एक्चुअली होता क्या है, ये जो V0 दिख रहा है ये ऐसे कैसे रोटेट होता रहता है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एंगल बढ़ेगा, और ये एंगल बढ़ेगा तो ये V0 थोड़ा सा आगे आ जाएगा। फिर और टाइम बढ़ा और एंगल बढ़ा तो V0 एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिसपे इसी एक्सिस पे आ जाएगा। फिर और टाइम बढ़ेगा तो ये ऐसे करके रोटेट टाइम के साथ साथ करता जाएगा। इसको बोलते हैं फेजर, ठीक है। अब अगर हम इसका परपेंडिकुलर y एक्सिस पे डाल दें और इसका परपेंडिकुलर भी y एक्सिस पे डाल दें, तो इसको डालने से क्या होगा, ये जो हमें मिला यहां से यहां तक, ये तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। I0 का जो आपने ये डाला है ना परपेंडिकुलर इस y एक्सिस पे, ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी I0 sin ओमेगा टी। ये तो होगी I0 sin ओमेगा टी। और ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये हमें वोल्टेज की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी, जो कि होगी V0 sin ओमेगा टी। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा V0 sin ओमेगा टी पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ बढ़ जाएगा, पूरा पीक वैल्यू पे आ जाएगा। फिर जब ये इधर जाएगा, फेजर इधर से निकल के इधर, तो ये धीरे 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 V0 sin ओमेगा टी कम होता जाएगा, फिर 0 पे आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव, फिर इधर से नेगेटिव में निकल जाएगा। तो जिस तरीके से हमने ये ग्राफ बनाया था इसी ग्राफ की तरह ये भी एक तरीके से इसी ग्राफ को शो करेगा। जैसे जब ये यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर है तो ये फेजर यहाँ पे होगा फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। फिर जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा सेकंड पॉइंट पर, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ग्राफ का पॉइंट मैक्सिमम पर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से निकल के थर्ड पॉइंट इसका यहाँ पे आएगा फेजर का, यहाँ से घूमता घूमता टाइम के साथ यहाँ आएगा, ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर फोर्थ पे ये नीचे निकल जाएगा, यही फेजर यहाँ से घूमता हुआ यहाँ फोर्थ पे यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से घूमता हुआ मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव में चला गया, ये भी नेगेटिव में चला गया। फिर ये फिफ्थ नंबर पे वापस वहीं आ जाएगा, ये भी यहाँ से फिफ्थ नंबर पे उसी जगह आ जाएगा जहाँ फर्स्ट पे था। तो एक साइकिल इसका और एक साइकिल इस पूरे फेजर का एक जैसा ही होता है। करंट भी इसी के साथ साथ चल रही है, हमने ग्राफ में बनाया तो करंट को भी हमने उसी के साथ बनाया है, क्योंकि जैसे जैसे ये वोल्टेज आगे बढ़ेगा करंट भी उसी तरीके से आगे
बढ़ती जाएगी क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, तो दोनों साथ साथ में रोटेट होते हैं ये। तो एक तरीके से हम इसको रोटेशन करके मानते हैं, होता इसी के जैसा ग्राफ है ये, बस इसको शो करने का तरीका अलग होता है। इसमें पीक वैल्यूज आ जाती हैं और दोनों का फेज डिफरेंस पता चल जाता है। अगर दोनों साथ में बनाए हैं तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होता है। तो बस ये है फेजर डायग्राम, और इसमें कुछ ऐसी खास चीज नहीं होती है, बस ये दोनों चीजें आपको शो करनी है, एक तो एंगल और एक इन दोनों की पीक वैल्यूज, और बाकी आपको समझना है कि ये रोटेशन करता है। तो एक पूरे साइकिल में ये एक बार पॉजिटिव में मैक्सिमम, एक बार नेगेटिव में मैक्सिमम होता है, और 0 होता है 2 बार। ठीक है, ये होता है फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम के बाद हमारा पॉइंट आएगा, ये हो गया फेजर डायग्राम। अब आएगा सेकंड ग्राफ। जो सेकंड ग्राफ है वो हमें हमेशा, एक तो होगा हमारे पास जो रेजिस्टेंस था अभी R, बिटवीन R एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अब ये एक साइकिल होती है एसी की, सिर्फ एक साइकिल है ये तो। अब ऐसी कितनी साइकिल एसी लगा रही है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, कितनी साइकिल लगा रही है। तो अपने इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और अमेरिका में एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 50 हर्ट्ज हमारे यहाँ है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल्स पर सेकंड अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट करती है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस हमने इसके साथ लगाया था, जो डायग्राम हमने फर्स्ट बनाया था, एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया था और यहाँ पर हमने एसी को लगा दिया था, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सप्लाई को। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों ये हमें ग्राफ बताएगा। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना, इस पूरा हमने जो पढ़ लिया इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ आर का कोई रिलेशन नहीं बना, यानी कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होता। तो इसका ग्राफ सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ना इसको नीचे ले जाना है ना इसको ऊपर। ये कांस्टेंट लाइन है। कैसी लाइन है ये? कांस्टेंट। तो यानी कि आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कितनी भी कर लो, 50 हर्ट्ज कर लो, 60 हर्ट्ज कर दो, पर रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा, ना तो वो कम होगा और ना ही वो ज्यादा होगा। ये आपका ग्राफ सेकंड है जो रेजिस्टेंस के साथ इसके फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को शो करेगा। तो ये 6 पॉइंट आपके हो गए कंप्लीट, और फर्स्ट आपका एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे आने वाले सभी के सभी डेरिवेशन इसी पर डिपेंड है, और इसी तरीके से हमें इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हर डेरिवेशन को पढ़ना है। इसको 1-2 बार आप अच्छी तरह रिपीट करो। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप।